तो जो वर्ग चार्ट है ना, जो जिसके हम डिविजनल चार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो कुछ इस तरह काम करते हैं। अब मैं तुम्हें D7 के बारे में बताता हूँ। बेटा ये प्रश्न तुम्हारे सामने बहुत बार आएगा कि हमें ना जी हमारी संतान के बारे में जान, कि जो संतान है हमारी, जो होगी, हुई नहीं है अभी, जो संतान होगी उसका सुख कितना मिलेगा, सुख होगा नहीं होगा। पहली बात, संतान का सुख है भी या नहीं है। ठीक। तो यहाँ पे ना मैं ना तुम्हें BPHS के सूत्रों के बारे में बताऊंगा। उन सूत्रों को समझना तुम, कि उस सूत्र में प्राचार्य जी ने क्या बताया है तुम्हें, और तुम उस चीज को चार्ट में कैसे इंप्लीमेंट करोगे। ठीक। अब D7, जो वर्गफल अध्याय है, जो प्राचार्य जी ने बताया है D7 के बारे में, उसमें सबसे पहला सूत्र ये है कि पहले सूत्र ने बात की है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स सुख, सुख समृद्धि, धन वैभव कीर्ति, इसकी बात की गई है। और सेकंड चीज बात की गई है क्वांटिटी। अब तुम्हें देखना कैसे है चार्ट में। अब यहां पे ना तुम्हें एक चार्ट चाहिए, वो है शतमांश D7। अब सबसे पहला सूत्र क्या है, पराशर जी बोलते हैं जितने ग्रह तुम्हारे शतमांश के लगन के साथ या पंचम भाव के साथ युति बनाएंगे, उतनी संतान का सुख तुम्हें मिलेगा। अर्थात उतनी क्वांटिटी, बोला अगर एक ग्रह बना रहा है पंचम ग्रह, या अगर एक ग्रह जो है, एक प्लेनेट जो है फिफ्थ के साथ या सप्तमांश के लगन के साथ युति बना रहा है, सिर्फ एक प्लेनेट, दोनों में किसी के साथ भी, लगन के साथ या पंचम भाव के साथ, तो एक संतान का सुख मिलेगा। एक संतान होगी, क्वांटिटी ऑफ चाइल्ड, क्वांटिटी ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो उन्होंने बताया एक संतान का सुख मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज वो क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारे केंद्र या त्रिकोण के अंदर, केंद्र या त्रिकोण के अंदर शुभ ग्रह बैठे हैं, शुक्र या बृहस्पति, स्वय राशि है, मित्र राशि है, उच्च की राशि है, अगर ये दो प्लेनेट केंद्र या त्रिकोण में है तुम्हारे D7 के, तो संतान का सुख भी मिलेगा, संतान धनवान भी होगी, कीर्ति, वैभव, ऐश्वर्य, सब चीज की उसको प्राप्ति होगी। अब ये हमने सूत्र तो पढ़ लिया। अब देखो जी, हम ना, मेरा क्या लाइफ टाइम मेरा ना एक वो रहा है, मेरा ना एक नेचर रहा है कि जो मैंने सूत्र पढ़ लिया उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। जब तक वो चीज कहीं चार्ट्स पे जाके कम से कम वो 20-25 चार्ट्स पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, ठीक, तो मैं उस सूत्र को ना बताता नहीं हूं या कन्वे नहीं करता आगे। तो उसके लिए ना ये बुक है तुम्हारे पास, ये बुक मुझे पकड़ाओ जरा। ठीक। अब ये बुक के अंदर ना एग्जाम्पल्स हैं, मतलब चार्ट्स दिए गए हैं। ये जो सूत्र मैंने बताया ये BPHS से है, तो उसको ये मत समझना कि ये इस बुक से सूत्र बता रहा हूं। इस बुक के अंदर सिर्फ कुंडलियां हैं। ठीक। अब कुंडली किसकी बता रहा हूं मैं आपको, कुंडली है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री श्री जवाहरलाल नेहरू की, श्री जवाहरलाल नेहरू की कुंडली है ये। ठीक। अब इनकी कुंडली में देखो, ये बुक कौन सी है, मैं सबको, अगर किसी को बुक लेनी भी हो, ये बुक है योर कर्मा एंड योर चिल्ड्रन, और योर चिल्ड्रन एंड योर कर्मा। ये जो राइटर हैं ये श्री KN राव साहब के स्टूडेंट्स हैं, उनके गाइडेंस के अंदर ये बुक लिखी गई है। ठीक। तो जिनको ये पढ़नी हो, फिफ्थ हाउस को और डीपली समझना हो, तो इस बुक को आप ले सकते हो। अब मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ इस पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके। अगर तुम्हें प्लानिटरी पोजीशन भी जाननी है, आप लोग को जाननी है, तो मैं तो तुम्हारे पास तो बुक पढ़ी है भाई। ठीक है। और यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा ये चार्ट। ठीक। और ये चार्ट को अगर आप देखो D7 को तो अभी देखो मिथुन लगन का चार्ट है, और लगन के साथ कोई भी प्लैनेट कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा,
क्योंकि यहाँ पे हम राहु और केतु की दृष्टि को नहीं लेते, पहली चीज। दूसरी चीज पे आ जाओ। सूत्र क्या था कि अगर अगर तुम्हारे पंचम भाव से या लगन से जितने प्लेनेट कॉम्बिनेशन बनाएंगे उतने संतान का सुख में उतनी संतान होगी। अभी इस चार्ट के अंदर पंचम भाव से ही एक प्लेनेट बना रहा है कॉम्बिनेशन, केंद्र से मतलब लगन से कोई नहीं बना रहा। पंचम भाव में शनि बैठा है, बस एक मिला, एक ही प्लेनेट मिला तुम्हें। ठीक, आज जवाहरलाल नेहरू की एक ही संतान थी, एक ही संतान का सुख या एक ही संतान मिली, पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी कि जुपिटर और वीनस अगर केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं, और केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं, स्वय राशि है, उच्च की राशि जो भी है। अब इनके चार्ट में देखो, जुपिटर केंद्र में बैठा है, और वो भी कौन से घर का मालिक है? 10वें घर का मालिक है, और 10वें घर के अंदर ही बैठा है, पहली चीज। दो चीजें मिल गई, बृहस्पति मिल गया केंद्र में, तो शुक्र नहीं मिला, तो बृहस्पति मिला ना, एक कॉम्बिनेशन मिला हमें, और वीनस सैटर्न पंचम भाव में मिला। अब और क्या बोला गया यहाँ पे ये चीज बोलेगी, जितने अधिक ग्रह जो हैं स्वराशिगत होंगे और उच्च की राशि में होंगे, मित्र राशि में होंगे, उतना ज्यादा संतान का सुख मिलता है, और उतना ज्यादा संतान जो है कीर्ति व वैभव में होती है। अब देखिए, न राहु स्वय राशि है न मित्र राशि है, शनि अपनी उच्च की राशि में त्रिकोण में बैठा है। ठीक, एक चीज मिल गई। जुपिटर बृहस्पति जो है वो अपनी राशि में बैठा है, दो पॉइंट मिल गए अपने यहाँ पे। मरकरी जो है सम है यहाँ पे, क्योंकि मरकरी ना तो किसी का शत्रु है ना किसी का मित्र है। ठीक, तो ये सम है यहाँ पे। केतु 11 नंबर में बैठा है, तो यहाँ पे केतु और शनि की तो वैसे मित्रता मानी गई है, इनको शत्रु नहीं माना गया, सम ही माना गया यहाँ पे। मंगल, सूर्य और चंद्रमा 2 नंबर राशि में, शुक्र की राशि में बैठे हैं। मून अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, तो यहाँ पे हमें कुछ ग्रह मिले हैं, 3 से 4 ग्रह हमें मिले हैं जो अच्छी प्लेसमेंट में हैं, जो अच्छी प्लेसमेंट के अंदर, मतलब अगर वो केंद्र त्रिकोण की बात करें, भाई केंद्र में मिल गया जुपिटर अपनी राशि में, त्रिकोण में मिल गया शनि, तो आप इंदिरा गांधी को सभी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी सफलता मिली उन्हें जीवन में। ठीक, कितना उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया, तो शनि की है ना उच्च भाव, तो शनि कोई भी चीज आराम से देता नहीं है, शनि हर एक चीज स्ट्रगल से देगा, और जब देगा तो सर्वोत्तम देगा। ठीक, तो अगर आप एक और चार्ट दिखाता हूं मैं आपको, इंदिरा गांधी जी का चार्ट है ये, कर्क लगन है, शतमांश दिखा रहा हूं मैं आपको, कर्क लगन है, पंचम भाव में मंगल बैठा है, ठीक, और कोई ग्रह की अगर आपको युति दिख रही हो यहाँ पे, अगर तुम देखोगे बृहस्पति जो है वो वक्री हो रहा है, यहाँ पे बृहस्पति जो है वक्री हो रहा है और 7वें भाव में आ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं लगन से कॉम्बिनेशन बना रहा है तुम्हारा। ठीक, और कोई भी तुम्हें ग्रह नहीं मिल गया, मतलब 2 ग्रह तुम्हें मिले जो लगन से और एक पंचम से कॉम्बिनेशन बनाते हुए। कितने संतान थे इंदिरा गांधी की? 2। ठीक, सभी को पता है। अब यही अगर तुम कॉम्बिनेशन बाकी चार्ट्स पे भी अगर तुम लगाते हो, इस बुक में ना बहुत सी चार्ट्स हैं और सब में तुम्हें कॉम्बिनेशन लगता है वो दिखाई देगा। और जहां भी तुम्हें ना, जैसे अकबर का चार्ट है, अकबर के चार्ट में तुम देखना, पंचमेश और लगन से कम 4 से 5 प्लैनेट जो है कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कम से कम 4 से 5 प्लैनेट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक, और अकबर के कहा गया है, इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर तुम सर्च करोगे तो उनके 5 बेटे और 5 बेटियां थी अकबर के। ठीक, और 5 ग्रह हैं जो अकबर के पंचम भाव से और लगन से D7 के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक, ये लो भाई, तो इस तरह से तुम इन 2 सूत्रों को लगाओगे।
अब अगर तुम्हें एक और सूत्र अगर मैं तुम्हें यहाँ पे करा दूं, तो ये तो वो बात होगी जो सूत्रों में है, जो मैंने खुद ने एनालिसिस किया है इस चीज के ऊपर, कि अगर तुम्हारे मतलब पेरेंट्स के चार्ट के अंदर, पेरेंट्स के चार्ट में लगन, जो लगन चार्ट है और D7 दोनों को साथ में रखो, और ये देखो कि जो D7 का लगन बन रहा है उसमें जो राशि आ रही है, D7 के लगन में जो राशि आ रही है वो D1 के 6, 8, 12 में तो नहीं है। अगर वो D1 के 6, 8, 12 में है तो जो ये संतान, जो उनकी संतान है, वो उनके लिए प्रॉब्लम्स लेके आएगी, सफरिंग लेके आएगी, डिसअपॉइंटमेंट लेके आएगी। ये किसी भी चार्ट पे तुम इंप्लीमेंट करके देख, ठीक। और ये सिर्फ मैं D7 के लिए फॉर्मूला नहीं दे रहा तुम्हें, मैं तुम्हें हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो मैं फॉर्मूला देता हूँ ना, उसको जितना ज्यादा अधिक से अधिक कुंडलियों पे तुम लगा सकते हो वो लगाओ। अब मैंने डिविजनल चार्ट का एक फॉर्मूला दिया तुम्हें, 6, 8, 12 अगर तुम्हारे कोई भी डिविजनल चार्ट के अंदर एक्टिव हो रहे हैं, मीन लगन में आ रहे हैं, उदय हो रहे हैं, तो वो जो स्पेसिफिक डिविजनल चार्ट जिस चीज के लिए बना है ना, संतान के लिए D7 बना है, तो संतान के अंदर प्रॉब्लम्स देगा, संतान प्राप्ति के अंदर, संतान सुख के अंदर और संतान से, तीनों चीजों में तो प्रॉब्लम्स देगा। D9 मैरिज के लिए बना है ना, 6, 8, 12 अगर D9 में आ रहा है, समझ जाओ कहां दिक्कत आएगी, भाग्य में कहां दिक्कत आएगी। D10 के अंदर आ रहा है तो प्रोफेशन, D4 में आ रहा है तो आपके घर का एनवायरमेंट, आपकी मदर, ठीक। D3 में आ रहा है तो आपके भाई बहन के साथ रिलेशंस। तो इस तरह से अगर आप हर एक चार्ट को डिवाइड करते हुए देखोगे तो आपको ये चीज समझ आएगी कि डिविजनल चार्ट्स और लगन उदय होना ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगर आप इस चीज को लगाना और इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको डिकोड होती हुई चार्ट में बहुत इजीली दिखेगी। यार लगन में दिख रहा है कि D9 में ना 8वां भाव उदय हुआ है और मैरिज के अंदर प्रॉब्लम दिख रही है, व्यक्ति सफर कर रहा है, सिंपल चीज, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगली बार हम D10 पे बात करेंगे डिविजनल चार्ट्स के ऊपर, और वीडियो को समाप्त करते हैं, अपनी बात चर्चा कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है।